हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद और ऑप्शन डी नीम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। SBI स्कैम अलर्ट, गलत स्पेलिंग के साथ भेजे जा रहे हैं फर्जी KYC लिंक। जान लीजिए इससे बचने का क्या है तरीका। ऑनलाइन घोटाले अब आम होते जा रहे हैं। जालसाज आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं और हाल ही में रेडिट पोस्ट ने फर्जी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI क्रेडिट कार्ड KYC अपडेट कराने से जुड़े हुए घोटाले का खुलासा किया है और इसमें व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट शेयर की गई है जहां घोटालेबाज ने नकली SBI वेबसाइट बनाकर संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास किया। रेडिट पोस्ट पर दिखाई गई पहली स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप चैट से पता चलता है जहां साइबर अपराधी SBI क्रेडिट कार्ड KYC अपडेट के लिए एक लिंक भेजता है। आधिकारिक SBI वेबसाइट पर जाने के बजाय लिंक यूजर्स को एक साइट पर ले जाता है जो एक फ्री वेबसाइट निर्माण प्लेटफॉर्म WIX पर होस्ट की गई है और इसके अलावा ग्राहक पहचान पत्र लेबल वाला ID कार्ड शेयर किया जाता है जो कि SBI कर्मचारियों के आधिकारिक ID कार्ड जैसा नहीं है। यूजर्स जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो उन्हें एक नकली वेब पेज पर भेज दिया जाता है जिसमें उनसे नाम, मोबाइल नंबर और अन्य तिथि समेत व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अगला पेज क्रेडिट कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और CVV जैसी संवेदनशील जानकारी का अनुरोध करता है और इसमें एक्सपायरी डेट की जगह EXPARI डेट और इंटर OTP की जगह INTAR OTP गलत लिखा है जो कि संकेत देता है कि ये वेबसाइट फर्जी है। बिहार में 1 लाख लोगों पर केवल 81 पुलिसकर्मी, इस राज्य में है सबसे ज्यादा। बता दें कि कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाने वाले एक पैमाने पर बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ 1 लाख लोगों पर केवल 81 पुलिस अधिकारी हैं। वहीं पुलिस जनसंख्या अनुपात के लिहाज से ये किसी भी राज्य का सबसे कम आंकड़ा है और वहीं इस मामले में नागालैंड शीर्ष पर है। वहाँ 1 लाख की आबादी पर 1136 पुलिस अधिकारी हैं। पूरे देश में 1 लाख लोगों पर औसतन 155 पुलिसकर्मी हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऐसी 2 जगहें हैं जहां पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1000 से ऊपर है, यानी कि यहां 1 लाख की आबादी पर 1000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। और बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल में 1 लाख आबादी पर 101, राजस्थान में 118, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 121, गुजरात में 124, उत्तर प्रदेश में 135, महाराष्ट्र में 137, हरियाणा में 199 और दिल्ली में 380 पुलिसकर्मी हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 1 लाख लोगों पर स्वीकृत पुलिस बल की संख्या 445 है, लेकिन यहां पर केवल 380 पुलिसकर्मी ही तैनात हैं। कुल 11 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस जनसंख्या अनुपात देश के औसत से कम है। इनमें बिहार, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक शामिल हैं। ये आंकड़े गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से मिले हैं। अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, अब CVC ने दिए शीश महल की जांच के आदेश। खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC ने भाजपा की ओर से केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास यानी शीश महल के रिनोवेशन पर किए गए खर्च को लेकर लगाए गए आरोपों की जाँच के आदेश दिए हैं और इस मामले में नवम्बर 2024 से ही CVC के आदेश पर जाँच चल रही थी। अब केजरीवाल पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। CVC ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD को उन आरोपों की विस्तृत जांच करने के लिए कहा है जिनमें कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज यानी लगभग 8 एकड़ जमीन में आलीशान बंगले शीश महल के निर्माण में भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया है। बता दें कि इस मामले में पहली बार 14 अक्टूबर 2024 को भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने CVC में शिकायत दी थी। उसके बाद CVC ने CPWD को प्राथमिक जाँच के आदेश दिए थे। CVC को दी गई शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया था कि राजपुर रोड पर प्लॉट नंबर 45, 47 और 2 बंगले 8A और 8B को ध्वस्त कर दिया गया और नया आवास बनाया गया। गुप्ता का आरोप था कि केजरीवाल ने करदाताओं के करोड़ों रुपए को अपने आवास की लग्जरी सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च किया और वह भी उचित सीमा से कहीं अधिक था और इस मामले में CVC ने 15 फरवरी को विस्तृत जाँच करने का आदेश दिया।
कनाडा की सबसे बड़ी चोरी का आरोपी चंडीगढ़ में 173 करोड़ रुपए का सोना चुराया था। खबर है कि कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का मुख्य आरोपी सिमरनप्रीत पनेसर चंडीगढ़ में एक किराए के मकान में रह रहा है। पनेसर एयर कनाडा एयरलाइंस का पूर्व मैनेजर है और कनाडा में करीब 173 करोड़ रुपए की चोरी में शामिल रहा है। पनेसर चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और पारिवारिक कारोबार संभाल रहा है। कनाडा ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अप्रैल 2023 में टोरंटो में पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल से 400 किलोग्राम की यहां 6,600 सोने की छड़ें और लगभग $2.5 मिलियन की विदेशी मुद्रा चोरी हो गई थी। ये सामान स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से एक विमान में आया था और कार्गो में आते ही कुछ ही घंटों के भीतर ही गायब कर दिया गया था। इस पूरी वारदात में पनेसर समेत 9 आरोपी शामिल थे। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने कनाडा की पील क्षेत्रीय पुलिस के दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि मामले पर बीते 1 साल में 20 अधिकारियों की टीम जांच में जुटी है और टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है, रिकॉर्ड खंगाले हैं और सीसीटीवी कैमरों से फुटेज उठाई गई है। जिस ट्रक में सोना था उसके 28 किलोमीटर के सफर और कार्गो टर्मिनल के पूरे वीडियो फुटेज जांचे गए हैं, जिनमें टीम को 4 हफ्ते लगे और जांच अभी भी जारी है। पनेसर ने अपने वकीलों के माध्यम से पुलिस से कहा था कि वे आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि वो पनेसर के वकीलों के संपर्क में हैं और आत्मसमर्पण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पनेसर के वकील ग्रेग लाफोंटेन ने जून 2024 में कहा था कि वह कनाडाई न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास रखते हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कनाडा लौटने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा। पार्टी के 3 पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन। खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य बड़े नेता जांच के दायरे में आ गए हैं और इस बीच अब पार्टी के 3 पार्षदों ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीनों पार्षदों को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई और ये निकाय चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का चुनाव लड़ने वाली वार्ड 145 की पार्षद अनीता बयोसा, वार्ड 183 के पार्षद निखिल चपराना और वार्ड 152 पार्षद धर्मवीर सिंह ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के पूर्व नई दिल्ली जिला अध्यक्ष संदीप बयोसा भी भाजपा में शामिल हो गए हैं और जिससे राजधानी में पार्टी की उपस्थिति और मजबूत हो गई है। यह दल बदल आम आदमी पार्टी के लिए एक और झटका माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा इसमें सीजीआई का क्या काम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यकारी नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई की शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीजीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक या किसी अन्य कार्यकारी नियुक्ति में चयन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। धनखड़ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब 17 फरवरी को देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के चयन के लिए बैठक होना है। धनखड़ भोपाल में राष्ट्रीय नागरिक अकादमी में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। धनखड़ ने कहा कि भारत जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में सीजीआई सीबीआई निदेशक के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं, क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है। इस तरह की प्रक्रिया इसलिए बनी थी क्योंकि पहले की कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार का दौर है। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। हम सीजीआई को कार्यकारी नियुक्तियों में कैसे शामिल कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हमारा संविधान देश की सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने की अनुमति देता है, लेकिन व्याख्या के बहाने अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। कोर्ट की सार्वजनिक उपस्थिति मुख्य रूप से निर्णयों के माध्यम से होनी चाहिए और निर्णय अपने आप में बोलते हैं और इनका वजन होता है। निर्णयों के अलावा कोई अन्य प्रकार की अभिव्यक्ति संस्थागत गरिमा को कमजोर करती है। मैं मौजूदा स्थिति पर पुनर्विचार चाहता हूँ। अवैध अप्रवासी भारतीयों को अमृतसर लाने पर भगवंत मान ने उठाए सवाल। भाजपा ने ये कहा। खबर है कि अमेरिका से भारत लाए जा रहे अवैध अप्रवासी भारतीयों के विमान की अमृतसर में लैंडिंग पर विवाद हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को बदनाम करने के लिए जानबूझकर विमान को अमृतसर लैंड करा रही है। मान को कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। बता दें कि अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों को ला रहा दूसरा विमान अमृतसर में उतर रहा है। मान ने कहा कि ये पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। निर्वासितों को लेकर पहला विमान अमृतसर में उतरा था और अब दूसरा विमान भी अमृतसर में ही उतरेगा। विदेश मंत्रालय को ये बताना चाहिए कि अमृतसर को किस मानदंड के आधार पर चुना गया। आप
पंजाब को बदनाम करने के लिए अमृतसर का चयन करते हैं। अमेरिका के सैन्य विमान अमृतसर में उतर रहे हैं और दुश्मन देश पाकिस्तान उसके ठीक बगल में है। ये किस तरह की विदेश नीति है? मान के बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये विमान पंजाब में क्यों उतर रहे हैं? आप किसी तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में आने वाला हर अवैध अप्रवासी पंजाब से ही है, गुजरात और हरियाणा के लोग थे? आप इस विमान को दिल्ली या कहीं और भी उतार सकते थे, हर बार अमृतसर में ही क्यों? स्पॉटिफाई पर मिलेगी उन्नत ऑडियो गुणवत्ता और रीमिक्सिंग टूल, ला रही है नई सुविधा। खबर है कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई एक नई म्यूजिक प्रो सर्विस शुरू करने जा रही है। ये इस साल के अंत में लॉन्च होगी, जिससे ग्राहकों को उन्नत ऑडियो गुणवत्ता, रीमिक्सिंग टूल और कॉन्सर्ट टिकट की सुविधा मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्विस के लिए मौजूदा सब्सक्रिप्शन के अलावा प्रति महीना $5.99 यानी करीब 519 रुपए का खर्च आएगा। इस कीमत को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि स्पॉटिफाई प्रमुख म्यूजिक कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्पॉटिफाई म्यूजिक प्रो टियर की कीमतें हर देश के अनुसार अलग अलग होंगी और कम विकसित बाजारों में कीमत कम होगी। म्यूजिक प्रो टियर ग्राहकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विभिन्न कलाकारों के गानों को मिश्रित करने में सक्षम करेगा। स्पॉटिफाई कॉन्सर्ट टिकट बेचने के अन्य तरीकों पर भी विचार कर रहा है, जिसमें प्री सेल और प्रीमियम सीटिंग विकल्प शामिल है। कंपनी ने प्रमुख प्रमोटर्स और टिकट विक्रेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। खबर है कि उत्तर भारत में दिन के समय बढ़ते हुए तापमान के कारण फरवरी में ही गर्मी का एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ कई इलाकों में सुबह शाम के वक्त अभी भी गलन के कारण लोग परेशान हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत में फिर से मौसम में बदलाव आएगा। इससे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और 20 फरवरी तक मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। दिल्ली में तल्ख धूप के कारण गर्मी परेशान करने लगी है। वहीं शुक्रवार को दिन भर धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं 15 फरवरी को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई। वहीं राजधानी में 18 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है, जिससे आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली समुद्री हवाओं की वजह से राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है और इससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 20 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ज्यादातर राज्यों में बादल छाए रहेंगे और तापमान माइनस में रहने की संभावना है और इस साल मार्च में तापमान तेजी से बढ़ने के आसार हैं। इंस्टाग्राम पर कमेंट्स को अब कर सकेंगे डिसलाइक, चल रही है इसकी टेस्टिंग। खबर है कि इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द ही किसी कमेंट को नापसंद यानी डिसलाइक करने के लिए नया विकल्प मिल सकता है। फिलहाल मेटा इसके लिए टेस्टिंग कर रही है और कुछ यूजर्स को इंस्टाग्राम पर कमेंट सेक्शन में डिसलाइक का बटन नजर आ रहा है। बता दें कि इसके बाद कंपनी ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये सुविधा फीड, पोस्ट और रील्स दोनों पर दिखाई देगी। इसके बाद यूजर कोई कमेंट पसंद नहीं आने पर या प्रासंगिक नहीं लगने पर डाउन वोट या नापसंद कर सकेंगे। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने थ्रेड्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कंपनी डिसलाइक की गिनती नहीं दिखाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसी को कमेंट को नापसंद किया है। उन्होंने आगे कहा कि डिसलाइक को कमेंट की रैंकिंग में गिना जाएगा और पिछले महीने एक यूजर एलेक्सेंड्रो पलूजी ने इंस्टाग्राम पर इस तरह के फीचर के परीक्षण के बारे में पोस्ट किया था। अब कंपनी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। मेटा समुद्र के नीचे डालेगी सबसे लंबी केबल, भारत की भी होगी भूमिका। खबर है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल नेटवर्क बिछाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसको लेकर प्रोजेक्ट वाटर बर्थ की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। बता दें आपको कि इसके तहत 50,000 किलोमीटर लंबा केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेटवर्क अमेरिका, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रमुख देशों के 5 महाद्वीपों को जोड़ेगा और भारत में इस नेटवर्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सर्विसेज को पेश करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नेटवर्क को लेकर मेटा का कहना है कि वह 24 फाइबर जोड़ी केबलों का उपयोग करते हुए अपने आर्किटेक्ट के साथ नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है और उसने इसे अपनी तरह का पहला रूटिंग बताया और जिसमें केबल को अधिकतम 7,000 मीटर तक की गहराई पर रखा जाएगा और केबल बिछाने की नई तकनीक भौगोलिक मुद्दों पर या राजनीति के कारण उच्च जोखिम समझे जाने वाले क्षेत्रों
क्षेत्रों में फॉल्ट को कम करने में मददगार होगी। वहीं इसको लेकर व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संयुक्त बयान प्रकाशित किया, जिसमें उन क्षेत्रों की जानकारी थी जहां दोनों देश सहयोग करेंगे। इसमें रक्षा साझेदारी के हिस्से के रूप में समुद्र के नीचे प्रौद्योगिकियों को सह विकसित करने की प्रतिबद्धता थी। इसके साथ ही मेटा की 50,000 किलोमीटर वाटर वर्थ परियोजना और इसमें से कुछ के वित्त पोषण में भारत की भूमिका के बारे में एक नोट भी शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने की छटनी, 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क ने नौकरशाही पर लगाम कसने की दिशा में काम बढ़ाते हुए 9,500 से अधिक संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाले गए सभी कर्मचारी परिवीक्षा अवधि में चल रहे हैं और मुख्य रूप से आंतरिक ऊर्जा, सैन्य मामले, कृषि तथा स्वास्थ्य और मानव सेवा विभागों में तैनात थे। ऐसे में देश के हजारों कर्मचारी एक ही रात में बेरोजगार हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक हाल ही में की गई छटनी उन 75,000 कर्मचारियों के अतिरिक्त है जिन्होंने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने के लिए ट्रंप और मस्क के बाय आउट विकल्प को स्वीकार किया था। ये कुल 20,30,000 नागरिक कर्मचारियों का लगभग 3% है। व्हाइट हाउस ने छटनी का बचाव करते हुए कहा कि ये संघीय सरकार के $36 ट्रिलियन यानी 31.05 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज से निपटने के लिए उठाया गया एक आवश्यक कदम है और इस छटनी के बीच कुछ एजेंसियों को तो पूरी तरह ही बंद कर दिया गया। इसमें स्वतंत्र निगरानी संस्था उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो भी शामिल है, जहां कटौती से निश्चित अवधि के अनुबंध वाले कर्मचारियों और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। श्रेयंका पाटिल चोट के कारण WPL 2025 से हुई बाहर, RCB को बड़ा झटका। खबर है कि विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 की शुरुआत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बड़ा झटका लगा है। स्टार स्पिनर श्रेयंका पाटिल चोट के कारण WPL 2025 से बाहर हो गई हैं। इंडिया टुडे के करीबी सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है और इस बीच पाटिल के स्थान पर ऑलराउंडर स्नेह राणा को टीम में शामिल किया गया है, जिन्हें पिछले साल WPL नीलामी में गुजरात जायंट्स ने रिलीज कर दिया था और फिर उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। बता दें कि वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में गुजरात जायंट्स यानी जीजी के खिलाफ खेले गए WPL के पहले मैच में पाटिल की अनुपस्थिति से उनकी चोट को लेकर चल रही अफवाहों को बल मिला था। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उनकी शारीरिक स्थिति का उल्लेख किया गया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि दिल टूट गया है लेकिन मैं फिर से उड़ूंगी। इस तरह उन्होंने अपनी चोट को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। मुंबई पुलिस ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व महाप्रबंधक के खिलाफ दर्ज किया मामला। खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खाताधारकों में दहशत फैली हुई है और वह अपना पैसा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश प्रवीण चंद मेहता के खिलाफ बैंक के खजाने से 122 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल दादर और गोरेगांव शाखाओं की देखरेख करने वाले मेहता पर साल 2020 से 2025 के बीच धोखाधड़ी के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप है। वहीं बैंक के मुख्य लेखा अधिकारी की शिकायत पर दादर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 316(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को मामले में एक अन्य व्यक्ति के भी शामिल होने का शक है। वहीं मामले को अब आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW को सौंपा गया है। कांग्रेस ने संगठन में किए बड़े फेरबदल, बदलाव में खरगे की चली या राहुल गांधी की छाप। खबर है कि कांग्रेस ने हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने 2 राज्यों के लिए महासचिव और 9 के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। 9 में से 6 प्रभारियों को बदला गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी AICC और पंजाब का महासचिव नियुक्त किया गया है। बदलाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की छाप देखने को मिली। वहीं कांग्रेस ने रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, BK हरिप्रसाद को हरियाणा, हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश, गिरीश चोडनकर को तमिलनाडु और पुदुचेरी, अजय कुमार लल्लू को ओडिशा, के राजू को झारखंड, मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना, सप्तगिरी शंकर उलाका को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड और कृष्ण उल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। भूपेश बघेल और राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभारी महासचिव बनाया गया है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिन्हा ने आतंकवादियों से संबंध के मामले में 3 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। खबर है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आतंकवाद और आतंकवादियों का साथ देने वालों के खिलाफ सख्त उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने आतंकवादियों से संबंध रखने के चलते 3 सरकारी अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल, एक शिक्षक और एक सहायक कर्मचारी शामिल हैं। ये तीनों विभाग में रहते हुए आतंकवादियों को लगातार गुप्त सूचनाएं दे रहे थे। हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान समय में वो सब जेल में बंद हैं। उपराज्यपाल सिन्हा ने तीनों दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला सुरक्षा समीक्षा बैठक के एक दिन बाद लिया है और उस बैठक में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में उपराज्यपाल ने आतंकवादियों के खिलाफ और उन्हें समर्थन देने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए थे और बर्खास्त किए गए तीनों कर्मचारियों की पहचान फिरदौस भट्ट, निसार अहमद खान और अशरफ भट्ट के रूप में हुई है। केंद्र सरकार ने वायनाड पुनर्वास के लिए स्वीकृत किया 529.50 करोड़ रुपए का ऋण। खबर है कि केंद्र सरकार ने वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25 के तहत बिना ब्याज के करीब 529.50 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। हालांकि सरकार ने इस धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2025 तक आवश्यक रूप से किए जाने की शर्त रखी है। इस शर्त ने राज्य के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इतने कम समय में पैसों का इस्तेमाल संभव नहीं है। वहीं ऋण की शर्तों के मुताबिक स्वीकृत धनराशि जारी होने के 10 दिन में कार्यान्वयन एजेंसियों को भेज दी जानी चाहिए। इस अवधि से आगे किसी भी प्रकार की देरी पर खुले बाजार उधार पर पिछले वर्ष की दर के हिसाब से ब्याज वसूल किया जाएगा। हालांकि इन कठोर शर्तों के बावजूद केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने पुष्टि की है कि राज्य पुनर्वास प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा और किसी भी व्यावहारिक कठिनाई के बारे में केंद्र को सूचित करेगा। AI से आयुर्वेद ग्रंथों को समझने में मिलेगी मदद। आयुर्वेद मंत्रालय बना रहा है ये योजना। खबर है कि आयुष मंत्रालय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सहायता प्राप्त चैटबॉट पर काम कर रहा है। इसकी मदद से प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों को समझने में मदद मिलेगी। इस टूल का उपयोग पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं पर प्राचीन पांडुलिपियों की व्याख्या और सरलीकरण के लिए किया जाएगा। इसे आयुर्वेद दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और चैट GPT के समान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। आयुष मंत्रालय के विशेष कर्तव्य अधिकारी नमन गोयल ने न्यूज 18 को बताया कि परियोजना विकासाधीन है। इसका उद्देश्य एक चैट GPT जैसा प्लेटफॉर्म मंच बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि इसकी मदद से विश्व स्तर पर लोगों को प्राचीन पांडुलिपियों और पुस्तकों को समझना, व्याख्या और दूसरों को समझा सकेंगे। उन्होंने बताया कि यूजर्स इस इंटरफेस से चैट GPT की तरह पांडुलिपियों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और बदले में सिस्टम सरल भाषा में उसका उत्तर देगा। ब्राजील के इस जोड़े ने बनाया सबसे लंबे समय तक शादीशुदा रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन हमेशा उनके बनकर रहना सच्चे प्यार को दर्शाता है और ऐसा ही ब्राजील के एक जोड़े ने कर दिखाया है, जो अपने प्यार के कारण चर्चा में बना हुआ है। इस जोड़े ने यह साबित कर दिया है कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। दरअसल ब्राजील के इस जोड़े ने सबसे लंबे समय तक शादीशुदा रहने का रिकॉर्ड बना डाला है। बता दें कि मैनुएल एंजेलीम डीनो और उनकी पत्नी मारिया डी सूसा डीनो की शादी को 84 साल और 77 दिन हो चुके हैं। उन्होंने सबसे लंबे समय तक शादीशुदा रहने वाले जोड़े का खिताब जीतकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बता दें कि मैनुएल की उम्र 105 साल और मारिया की उम्र 101 साल है। उन्होंने 1940 में ब्राजील के सेरा में स्थित बोआ वेंचुरा के चैपल में शादी की थी। ई व्हीकल खरीदने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। सीनियर अफसरों की कमेटी ने बदली पॉलिसी। 1 साल के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन चार्ज में मिलेगी छूट। खबर है कि मध्य प्रदेश में ई व्हीकल खरीदने पर अब आम लोगों को न तो सब्सिडी मिलेगी और न ही किसी तरह का इंसेंटिव मिलेगा। दरअसल सीनियर अफसरों की कमेटी ने नई ईवी पॉलिसी में ये सारी छूट देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इससे पहले नागरिक प्रशासन एवं आवास विभाग पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर खरीदने पर 10,000 से 10 लाख रुपए तक छूट देने का प्रावधान था और इस पर वित्त विभाग को आपत्ति थी। छूट देने के बाद सरकार के खजाने पर 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार पड़ने वाला था। इस आपत्ति के बाद सीनियर अफसरों की कमेटी ने नए सिरे से पॉलिसी के ड्राफ्ट को लेकर मंथन किया और सब्सिडी के साथ इंसेंटिव के प्रावधान को हटा दिया है और अब ईवी खरीदने पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर छूट मिलेगी और ये भी केवल 1 साल के लिए है। यानी कि पॉलिसी लागू होने के बाद जो लोग 1 साल के भीतर ईवी खरीदेंगे उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा।
मध्य प्रदेश में अब बिना पीओएस नहीं बिकेगी शराब, लगेगा जुर्माना। नई आबकारी नीति जारी, बंद दुकानों की भरपाई के लिए जिले की दूसरी दुकानों की बढ़ेगी कीमतें। मध्य प्रदेश में 19 पवित्र शहरों और गांव में शराब दुकानों को 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा और उनसे होने वाली आय की भरपाई के लिए सरकार संबंधित जिले की बाकी दुकानों में 25% तक की वृद्धि करेगी। इसके साथ ही आबकारी विभाग ने पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीनों से ही शराब की बिक्री के निर्देश दिए हैं। रेस्तरां में ओपन एरिया में बिकने वाली शराब के लिए भी फ्लोर एरिया बढ़ाने की सहमति दी गई है। विभाग ने कमर्शियल आयोजकों के लिए भी व्यक्तियों की संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस तय की है। बता दें कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के लिए लाइसेंस लेने वाले ठेकेदारों को बैंक गारंटी सिर्फ ई बैंक गारंटी के रूप में ही मिलेगी। इसके माध्यम से ही शराब दुकानों का आवंटन किया जा सकेगा। ई बैंक गारंटी की वैधता अवधि कम से कम 30 अप्रैल 2026 तक होगी और इसके लिए एफडी स्वीकार नहीं की जाएगी और पहले से जमा एफडी का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा। जो ई बैंक गारंटी दी जाएगी उसका कहीं और प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। आज का सुविचार, खाली समय हो तो कोई किताब पढ़ें, पास में पैसे हों तो नई जगहों पर यात्रा करें, निराश हों तो अकेले न रहें। अनुभव की बात है और बड़े काम की बात है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।